Yes, good morning. Class assignment, question number 4. Following purchases were made during the year 2019 by a business house having 3 departments. तो 3 डिपार्टमेंट्स ए बी सी 1000, 2000, 2400 यूनिट्स खरीदे हैं और फिर नीचे ब्रैकेट में लिखा है एट अ टोटल कॉस्ट ऑफ 1 लाख। तो ये 3 डिपार्टमेंट है, तीनों ने अपने अपने प्रोडक्ट्स खरीदे। कितने कितने यूनिट्स खरीदे हैं? हाँ, कॉस्ट आपको इंडिविजुअल नहीं दे करके क्या दे दी है? कंबाइंड के 1 लाख रुपीज़। स्टॉक ऑन 1 जनवरी 19 वॉज ओपनिंग स्टॉक ए बी सी। सेल्स ड्यूरिंग 2019 वर डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट सी। हाँ, तीनों डिपार्टमेंट में कितने कितने यूनिट सेल हुए, क्या क्या सेलिंग प्राइसेस है, हाँ वो भी दे दी है। अच्छा, ओपनिंग स्टॉक की क्वांटिटी है, परचेज की क्वांटिटी है, सेल्स की भी क्वांटिटी है, तो क्लोजिंग स्टॉक क्वांटिटी में तो आ ही जाएगा। द रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इज सेम इन ईच केस। हाँ, जीपी रेट जो है वो चाहे डिपार्टमेंट ए है, चाहे बी है, चाहे सी है, जीपी रेट सबके अंदर क्या है? सेम है। हाँ, तो प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर 2019। हाँ जी, कोई इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र वाला पॉइंट नहीं है। हाँ, बस आपको तीनों डिपार्टमेंट का ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। ओपनिंग स्टॉक है, परचेज़ है, सेल्स है। हाँ, पर तकलीफ़ ये है क्वांटिटीज़ तो सारी है, इंडिविजुअल वैल्यूज़ नहीं है। हाँ, सेल्स की तो वैल्यू है हमारे पास, क्योंकि सेल्स क्वांटिटी भी है, सेलिंग प्राइस भी है। और एक हिंट क्वेश्चन ने दिया है, जीपी रेट जो है वो सब में क्या है? सेम है। तो अब कैसे इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट ए बी सी पर यूनिट कैसे निकालें, बस उसका कुछ दिमाग लगाइए। हाँ, हमारे पास वैल्यूज़ के रेफरेंस में 2 वैल्यूज़ हैं, एक सेल्स क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय सेलिंग प्राइस, दूसरा ये जो तीनों प्रोडक्ट खरीदे हैं इनकी कंबाइंड कॉस्ट दी हुई है 1 लाख रुपीज़। और जीपी रेट क्वेश्चन ने कह दिया सब में सेम है। अच्छा, जीपी रेट सेम होने का मतलब तीनों की कॉस्ट पर यूनिट सेम नहीं होगी, क्योंकि तीनों की सेलिंग प्राइसेस अलग अलग है। हाँ, अगर तीनों की सेलिंग प्राइस भी सेम होती और जीपी रेट भी सेम है तो कॉस्ट प्राइस पर यूनिट भी क्या होती? सेम। पर क्योंकि तीनों की सेलिंग प्राइसेस अलग अलग है, ओके, तो ऑब्वियसली कॉस्ट पर यूनिट भी तीनों की क्या होगी? अलग अलग होगी। बोलो। माइनस टोटल कॉस्ट कर देंगे, ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, इससे जीपी रेट निकाल के और फिर एक मिनट, ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक भी आता है, परचेज भी आता है, सेल भी आता है, क्लोजिंग स्टॉक भी आता है, फिर जीपी आता है। आप कह रहे हो इन दो को कंपेयर करके जीपी कैसे निकलेगा? हाँ, ये टोटल में ही बात कर रहा हूँ। मान लीजिए टोटल मैंने 1 लाख रुपया लिख दिया, तीनों की टोटल सेल भी लिख दूंगा, तो क्या तीनों का ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखना पड़ेगा क्या जीपी रेट निकालने के लिए? है जी? हाँ, है जी। यूनिट्स के रेशियो में बांट दोगे, इसका मतलब आपने क्या मान लिया? कॉस्ट पर यूनिट सबकी क्या है? सेम है। हाँ, तो ये तो लिख दी ना मैंने, टोटल परचेज 1 लाख, टोटल सेल भी लिख दोगे आप। फिर सेल्स को परचेज के यूनिट्स के रेशियो में निकाल देंगे, मतलब सोचो सोचो, बहुत आसान है। हाँ, आप जो चाह रहे हो वो ट्राई करके बताओ भाई, क्या कर रहे हो आप?
हाँ, ट्राई कर लो, मना थोड़ी है भाई। एग्ज़ाम में भी तो खुद ही माथा पच्ची करनी है। वो तो लास्ट ऑप्शन नहीं है, वो तो पर प्राइस आए जब कोई आगे की बात करें ना। अच्छा, जब जीपी रेट सेम है तो इस बार आपने जो भी प्रोडक्ट्स बेचे एक ही भाव पे बेचे, तो अगर ओपनिंग स्टॉक की प्राइस और इस बार की परचेज प्राइस में फ़र्क होगा तो जीपी रेट सेम हो ही नहीं सकती। तो इसका मतलब ओपनिंग स्टॉक भी वही रेट का है, परचेज भी वही रेट का है, वो तो प्रॉब्लम है ही नहीं है। कैसे आएगी? तो इसका मतलब तो पर यूनिट सब में सेम आएगी, और जब पर यूनिट सबकी कॉस्ट सेम है, जीपी रेट सेम है, तो सबकी सेलिंग प्राइस भी सेम होनी चाहिए। हाँ भाई, क्या बात? हाँ, सेल्स दी हुई है, जीपी रेट सेम है, ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट सेम नहीं है, जो भी परसेंटेज है वो सेम है। कैलकुलेटर पे सेल्स ही निकाल लो, चलो 1020 क्या इंटू 20 और कितना 12532, ये लो जी, ये लिख दिया बस। कई बार क्या होता है, लिखने से कुछ ज़्यादा क्लैरिटी आती है ना भाई। हाँ, आप क्या कर सकते हैं। है जी 20। वो तो बात बिल्कुल सही है। मतलब दिमाग सही लगाया है। हाँ, आपने भी सही किया है। चलिए एक क्वेश्चन पूछता हूँ। सपोज आप 1000 यूनिट्स खरीदते हो किसी प्रोडक्ट के एट द रेट ऑफ 10, और इसमें से 500 यूनिट्स आप बेच देते हो एट द रेट ऑफ 12। बताओ जीपी कितना आएगा? आओ कहीं 500 यूनिट्स बेचें इंटू 2 रुपये, 1000 रुपये। अच्छा, जीपी रेट कितनी हुई? 2 रुपये। जीपी रेट पूछ रहा हूँ भाई, किस पे निकालनी हूँ? ये क्वेश्चन कहाँ पूछ रहे हो भाई अब? ये तो अपन ने क्लास में फर्स्ट सेकंड थर्ड डे ही बात कर ली थी कि जीपी रेट जब भी पूछे है जी। हाँ, 1/6, 2 रुपये का प्रॉफिट है 12 रुपये की सेल्स पे। नाउ इफ़ आई प्रिपेयर द ट्रेडिंग अकाउंट, आई हैव द ओपनिंग स्टॉक नील, परचेज 10,000, सेल्स 6,000, क्लोजिंग स्टॉक 5,000 होएगा, आधा बेचा है, जीपी 1,000। अब जीपी रेट निकालने के लिए क्या इससे भी काम हो सकता है और इससे भी निकल सकता है? जीपी रेट के लिए हमेशा एक्चुअल सेल्स, एक्चुअल ग्रॉस प्रॉफिट ही चाहिए, या सेलिंग प्राइस और परचेज प्राइस पर यूनिट हो उससे भी निकल जाएगा? जीपी रेट अगर आपको निकालना है तो एक्चुअल सेल्स, एक्चुअल ग्रॉस प्रॉफिट का टोटल अमाउंट ही चाहिए, या पर यूनिट भी चलेगा? वह कैसे निकालो ना, 10 रुपये की चीज़ 12 में बेचते हो तो चाहे 2 रुपीज़ अपॉन 12 रुपीज़ करोगे तो भी जीपी रेट वही आएगा, 1000 रुपीज़ अपॉन 6000 करोगे तो भी जीपी रेट वही आएगा। और अगर मैं ये कह दूं कि ये 1000 यूनिट 10 रुपये में ख़रीदे, इसी 1000 यूनिट की सेल वैल्यू 12 रुपये के हिसाब से कितनी होगी? 12,000। हाँ, 12,000 में बेचता हूँ, ख़रीदा कितने में? 10,000। इससे भी अगर मैं जीपी रेट निकालना चाहूँ 2000 अपॉन 12,000 तो भी जीपी रेट क्या होगी? सेम ही आएगी। क्लियर?
तो इसका मतलब जीपी रेट के लिए मुझे हमेशा एक्चुअल सेल्स और एक्चुअल जीपी नहीं चाहिए। जीपी रेट तो 1 यूनिट से भी निकल जाएगा, 10 यूनिट से भी निकल जाएगा, 50 यूनिट से भी निकल जाएगा, एक्चुअल यूनिट से भी निकल जाएगा। हाँ, बस रिक्वायरमेंट ये है कि जब भी आप फॉर्मूला लगाओगे, ये 2/12 लगाओ, चाहे 2000/12,000 लगाओ, चाहे 1000/6000 लगाओ, ठीक है। डिनोमिनेटर में जितनी सेल्स है, जितने यूनिट्स की, न्यूमरेटर में जीपी भी उन्हीं यूनिट्स का होना चाहिए। भाई आप मान लो ये कर दो कि कॉस्ट तो ले लो ये, सेल्स ले लो ये, और फिर कह दो मैं जीपी रेट निकाल दूँ। मतलब कॉस्ट तो है 1000 यूनिट की, सेल है 500 यूनिट की, उससे जीपी नहीं आएगा। अगर जीपी 1 यूनिट का है तो सेल भी 1 यूनिट की, जीपी अगर 1000 यूनिट का है तो सेल भी 1000 की, जीपी अगर 500 यूनिट का है तो सेल्स भी 500 यूनिट की, उससे जीपी रेट निकाली जा सकती है। तो अब इस क्वेश्चन में अपने को जीपी रेट निकालनी है। बोलो भाई अब कैसे निकालूं? इतना हिंट दे दिया ना भाई, अब क्या है। हमारे पास में कॉस्ट कौन कौन सी है? आपके पास में 1000 यूनिट्स, 2000 यूनिट्स और 2400 यूनिट की कंबाइंड कॉस्ट है कितनी? 1 लाख। इसी यूनिट्स की आप सेल वैल्यू निकाल सकते हो। सबकी सेलिंग प्राइस तो ही ना आपके पास 20 रुपये, 22.5 रुपये, 25 रुपये। तो इस क्वांटिटी की कॉस्ट ये है। इसी क्वांटिटी की अगर मैं सेल्स वैल्यू निकाल लूँ, तो अभी जो मैं आपको बात कर रहा था कि अगर सेल्स वैल्यू जिस क्वांटिटी की है तो मेरी प्रॉफिट भी उसी क्वांटिटी का होना चाहिए। अच्छा, प्रॉफिट उसी क्वांटिटी का कब आएगा? जब इसी क्वांटिटी की कॉस्ट और इसी क्वांटिटी की सेल वैल्यू को क्या किया जाए? कंपेयर किया जाए। ओके, तो अगर मैं 1000, 2000 और 2400 यूनिट बेचता हूँ तो कितना आएगा भाई? 1,25,000। मतलब इस क्वांटिटी को खरीदने की कॉस्ट 1 लाख। अच्छा, वेटेड एवरेज रेशियो है ये, हाँ, कि 1000, 2000, 2400 पे ही कॉस्ट 1 लाख रहेगी। यही रेशियो चेंज कर दोगे तो कॉस्ट भी चेंज होगी, सेल भी चेंज होगी। तो अगर ये क्वांटिटी जो आपने खरीदी है, अगर इसी की एग्जैक्ट सेल्स वैल्यू निकालूँ तो इसका मतलब जो आप ये तीनों प्रोडक्ट 1 लाख में खरीदते हो, कितने में बिकता है? 1,25,000। तो जीपी रेट कितनी हो गई भाई? 20% ऑफ सेल्स। बस अब तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया। 20% आते ही अब आप कहेंगे प्रोडक्ट एक्स, सॉरी डिपार्टमेंट ए 20 रुपये सेलिंग प्राइस है, 20% कम करोगे तो कॉस्ट आ जाएगी कितनी? 16 रुपये। सेम वे डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट सी, और जैसे ही आ गई ओपनिंग स्टॉक भी इसी रेट पे वैल्यू होगा, परचेज भी इसी रेट पे, क्लोजिंग स्टॉक भी इसी रेट पर। तो जीपी रेट निकालने के लिए आपको हमेशा एक्चुअल सेल्स और एक्चुअल ग्रॉस प्रॉफिट की ज़रूरत नहीं है भाई। एक्स यूनिट्स की सेल, एक्स यूनिट्स की ग्रॉस प्रॉफिट या उसी यूनिट्स की कॉस्ट से भी क्या हो जाएगा? जीपी आ जाएगा। तो हमारे पास तो जो कॉस्ट अवेलेबल है उसको मैं एक्चुअल सेल से कंपेयर कर नहीं सकता, क्योंकि ये जो सेल है इसमें क्वांटिटी का रेशियो कुछ और है, और ये जो कॉस्ट है इसकी क्वांटिटी का रेशियो कुछ और है। हाँ, अब आप कहेंगे सेल के हिसाब से ये चेंज कर दो। वो मैं ये चेंज करूँ कैसे? क्योंकि इसका मेरे पास में रेशियो नहीं है, ओके, मतलब अमाउंट नहीं है। तो इसके लिए हमने क्या कर दिया? सेल वैल्यू नहीं निकाल ली, बेस्ड ऑन क्वांटिटी परचेज्ड। तो शुरू करो वर्किंग नोट। कैलकुलेशन ऑफ जीपी रेट। लगे GP rate for all 3 departments, GP rate for all 3 departments is same. GP rate for all 3 departments is same. ठीक है, तो तीनों डिपार्टमेंट्स की जीपी रेट क्या है? सेम है। However, individual purchase price of individual department, or individual purchase price of each department, individual purchase price of each department is not given, is not given.
तो इंडिविजुअल परचेज प्राइस हर डिपार्टमेंट की अलग अलग नहीं दे रखी है। ओके, हाँ, नेक्स्ट पैराग्राफ लिखिए। वी हैव कैलकुलेटेड जीपी रेट, वी हैव कैलकुलेटेड जीपी रेट बाय कंपेयरिंग purchase cost of 3 departments with sales value of परचेज क्वांटिटी। हाँ, सेल्स वैल्यू सेल्स क्वांटिटी की नहीं, से परचेज क्वांटिटी की। जितना माल खरीदा उसकी कॉस्ट पता है तो उसी की सेल्स वैल्यू, ताकि जीपी रेट आ जाए। सो वी हैव कंपेयर्ड, क्या लिखा है मैंने, परचेज कॉस्ट ऑफ 3 डिपार्टमेंट्स विथ सेल्स वैल्यू ऑफ परचेज क्वांटिटी, ओके, टू कैलकुलेट, सॉरी, अच्छा वी हैव कैलकुलेटेड तो लिख दिया था ना, हाँ। तो अब लिखिए नेक्स्ट लाइन, सेल्स वैल्यू ऑफ परचेज क्वांटिटी, सेल्स वैल्यू ऑफ परचेज क्वांटिटी। तो जो गुड्स खरीदा उसकी सेल्स वैल्यू, सेल्स वैल्यू ऑफ परचेज क्वांटिटी। सो डिपार्टमेंट क्या XYZ है, ABC, डिपार्टमेंट A, डिपार्टमेंट C, डिपार्टमेंट C, क्वांटिटी परचेज्ड। हाँ, कितना कितना खरीदा था भाई, 1000, 2000, 2400। सेलिंग प्राइस इज 20, 22.5, 25। सेल्स वैल्यू 1,25,000। कॉस्ट ऑफ दिस परचेज क्वांटिटी, हाँ, 1 लाख। तो जीपी हुआ 25,000। जीपी रेट 25,000 डिवाइडेड बाई 1,25,000 into 100, 20% of sales। अब इंडिविजुअल सेलिंग प्राइस पता है अपने को, सब में से 20% कम करेंगे तो कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा। सो देयरफॉर कॉस्ट पर यूनिट डिपार्टमेंट ए, हाँ जी, 20 रुपये माइनस 20%, डिपार्टमेंट बी 22.5 माइनस 20%, डिपार्टमेंट सी यस फिनिश्ड। हाँ, फिर ट्रेडिंग अकाउंट बना लेंगे आप लोग। भाई क्वांटिटीज़ है, प्राइसेस आ गई तो ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी, परचेज़ की आ जाएगी, सेल्स की आ जाएगी, जीपी आ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक मर्जी हो तो बैलेंसिंग फिगर लिख लेना। भाई सेल आ जाएगी, जीपी रेट पता है तो उसे जीपी आ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक अगर आप माथापच्ची नहीं करना चाहो बैलेंसिंग फिगर भी आ जाएगा। अदरवाइज़ आप क्वांटिटी निकाल के रेट से मल्टीप्लाई करोगे तो भी आंसर वही आएगा। ठीक है, तो होमवर्क में कर लेना। क्वेश्चन नंबर 5, हाँ जी, हाँ, अब ये जितने भी क्वेश्चन हैं ना सब मैथ्स वाले ही हैं मोर और लेस। हाँ, 5वां क्वेश्चन देखिए, डिपार्टमेंट पी सेल गुड्स टू डिपार्टमेंट एस at a profit of 25% on cost
हाँ ध्यान दीजिएगा, कॉस्ट पे 25% है, तो सेल का कितना परसेंट हुआ भाई? 20%. एंड टू डिपार्टमेंट क्यू एट अ प्रॉफिट ऑफ 15% ऑन कॉस्ट. अच्छा, पी जो है एस को भी माल बेचता है, क्यू को भी बेचता है. फिर डिपार्टमेंट एस सेल गुड्स टू पी एंड क्यू एट अ प्रॉफिट ऑफ 20 एंड 30% ऑन सेल्स रिस्पेक्टिवली. हाँ, ऊपर वाले पी का तो प्रॉफिट परसेंटेज कॉस्ट पे था. अब वापस जो अगला डिपार्टमेंट एस है वो वापस पी को भी बेचता है, क्यू को भी बेचता है और जीपी रेट सेल्स का दिया है. फिर डिपार्टमेंट क्यू जो है इट सेल गुड्स टू पी एंड एस एट 20 एंड 10% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट. मतलब सब एक दूसरे को माल बेच रहे हैं. ठीक है, 3 डिपार्टमेंट है, तीनों ही एक दूसरे को गुड्स बेच रहे हैं. नाउ departmental managers are entitled to 10% commission on net profit subject to unrealized profits on departmental sales being eliminated. अब डिपार्टमेंट के मैनेजर्स को उनके डिपार्टमेंट ने जितना प्रॉफिट कमाया उसका 10% रेमुनरेशन देना है, बट वो प्रॉफिट कौन सा वाला होगा? अनरियलाइज प्रॉफिट को एलिमिनेट करने के बाद. ओके, डिपार्टमेंटल प्रॉफिट्स after charging manager's commission but before adjustment of unrealized profits are as below. अब कंपनी ने क्या किया है कि डिपार्टमेंट का प्रॉफिट निकाला, उसमें अनरियलाइज प्रॉफिट का एडजस्टमेंट किया ही नहीं और रेमुनरेशन दे दिया, और उसके बाद का ये प्रॉफिट दिया है पी क्यू आर. तो ये प्रॉफिट जो है ये कौन सा है? रेमुनरेशन देने के बाद में. तो जैसे डिपार्टमेंट पी का प्रॉफिट 90,000 है, हाँ रेमुनरेशन 10% था, तो प्रॉफिट में से 10 कम किया, ये किसके बराबर है? 90 के बराबर. तो यानी कि बिफोर रेमुनरेशन प्रॉफिट कितना होगा? 1 लाख रुपए होगा ना. 1 लाख में से 10,000 कम हुआ, 90,000. सेम वे फॉर अदर 2. स्टॉक्स लाइंग एट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एट द एंड ऑफ द ईयर आर एज बिलो. अब डिपार्टमेंट पी के पास, क्यू के पास, एस के पास कितना कितना गुड्स पड़ा है? ट्रांसफ़र फ्रॉम पी. हाँ, ट्रांसफ़र फ्रॉम पी का मतलब जो पी से गुड्स आया, हाँ वो पी के खुद के पास तो होगा नहीं. हाँ, क्यू के, एस के पास कितना है? 18,000. क्यू के पास कितना है? 14,000. अच्छा, इस पे प्रॉफिट किसने जोड़ा हुआ है भाई? पी ने. ठीक है, सेम वे एस के पास भी गुड्स पड़ा है, किसका? पी वाला और क्यू वाला. क्यू के पास पड़ा है पी का और एस का. तो अब ये सारा स्टॉक रिज़र्व का अपने को क्या करना है? एडजस्टमेंट. हाँ, जीपी रेट भी 6 अलग अलग है आपके पास, तो सब पे ध्यान से कौन सी जीपी रेट लगानी है. फाइंड आउट द करेक्ट डिपार्टमेंटल प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग मैनेजर्स कमीशन. तो क्वेश्चन कह रहा है हमने तो गलती कर दी, अब आप सही वाला प्रॉफिट निकालो आफ्टर चार्जिंग कमीशन. कुल मिला के अपने को करना क्या है? जो प्रॉफिट दिया हुआ है आफ्टर कमीशन उसको बिफोर कमीशन में कन्वर्ट करेंगे, फिर अनरियलाइज प्रॉफिट्स क्या करेंगे? माइनस करेंगे, फिर करेक्ट प्रॉफिट आ जाएगा, उसका 10% रेमुनरेशन दे करके नेट प्रॉफिट निकाल लेंगे. शुरू करो भाई. Calculation of departmental profits. P S और Q है ना, कि P Q S है? हाँ, ये भी जब मिला किया है ये भाई P Q S ही दे देता. हाँ, नेट प्रॉफिट एज गिवन कितना कितना है भाई? 90, 60, 45. एड बैक रेमुनरेशन हाँ जी, सो इट विल बी 90,000 into 10 upon 90, 10,000. 60,000 into 10 upon 90, 6667. 45,000 into 10 upon 90,
5000। तो ये हमारा आ गया प्रॉफिट कौन सा वाला, बिफोर रेमुनरेशन, 1,66,667 and 50,000. Yes, finished. अब less stock reserve for unrealized profit। हाँ, अब स्टॉक रिजर्व की कैलकुलेशन। नाउ डिपार्टमेंट पी ने क्यू को माल बेचा, एस को भी माल बेचा, और अब क्यू और एस के पास जो गुड्स पड़ा है उसमें जो प्रॉफिट जुड़ा हुआ है वो हटाना पड़ेगा। अच्छा, वो प्रॉफिट किसके डिपार्टमेंट में से माइनस करूं भाई? एज सच भाई वैसे तो मैंने आपको कहा था कि ये जो स्टॉक रिजर्व का एडजस्टमेंट है ये डिपार्टमेंट में नहीं होता, ये कहाँ पे होता है? कंसोलिडेटेड में। पर अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि नहीं, हमने मैनेजर के साथ एग्रीमेंट यही कर रखा है कि अनरियलाइज प्रॉफिट हटाएंगे, उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसी पे देंगे। तो अब पी के प्रॉफिट की कैलकुलेशन में स्टॉक रिजर्व कौन सा माइनस करूं? सुनिएगा मेरा क्वेश्चन ध्यान से। जो पी ने दूसरों को माल बेचा उस पे जो प्रॉफिट जुड़ा हुआ है वो, या पी के पास जो दूसरों से गुड्स आया हुआ है उस पे जो प्रॉफिट जुड़ा हुआ है वो? पी ने जो बेचा उस पे या पी ने जो खरीदा उस पे? सीधा सीधा है जी। जो पी ने दूसरों से खरीदा है उसमें जो प्रॉफिट जुड़ा हुआ है वो पी के इसमें से माइनस कर दूं, या पी ने जो बेचा है वो वाला? चलिए, पी ने प्रॉफिट किससे कमाया? बेच के। अनरियलाइज प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? वो प्रॉफिट जो हमने बुक्स में लिख तो दिया पर अभी तक हुआ नहीं है। तो वो कौन सा वाला है? बेचने वाले पे या खरीदने वाले पे? बेचने वाले पे। ओके, क्योंकि अपन बात कर रहे हैं कि हमने माल बेच दिया, ठीक है। मान लीजिए आपने सेल किया और सेल्स रिटर्न आ गया, तो सेल्स रिटर्न आते ही आप क्या कहते हो कि इस पे जो कमाई हुई थी वो क्या हो गई? ख़त्म, अनरियलाइज्ड। तो एक तरह से पी ने जो गुड्स क्यू और एस को दिए हैं वो क्यू और एस के पास ही रह गए, तो उस पर पी ने प्रॉफिट जोड़ तो लिया पर वो प्रॉफिट अभी तक रियलाइज नहीं हुआ है। तो पी का गुड्स जो दूसरों के पास है ना, उस पर स्टॉक रिजर्व दूसरे नहीं बनाएंगे, उस पर पी बनाएगा। क्यों? दूसरों की तो वो कॉस्ट है। वो कहे अच्छा, दूसरी चीज़ उनको क्या मालूम कितना जोड़ के दिया, वो मालूम भी किसको है? पी को। अगर दूसरी तरह से समझे तो इसलिए स्टॉक रिजर्व जो बेचने वाला है ना वो प्रैक्टिकली जानता है, तो उसी के P&L में से क्या होगा? माइनस होगा। क्यों? कि उन गुड्स पे प्रॉफिट यहाँ पे और यहाँ पे नहीं है, उन गुड्स पे प्रॉफिट कमाया किसने था? पी ने। तो इस 1,00,000 रुपए में प्रॉफिट जुड़ा हुआ है जो क्यू और एस को माल दिया गया था। तो इसलिए क्यू और एस के पास जो गुड्स पी वाला पड़ा है उस पर स्टॉक रिजर्व क्यू और एस नहीं बनाएंगे, कौन बनाएगा? पी। हाँ जी, तो पी का गुड्स क्यू के पास कितना, एस के पास कितना? तो देखिए, ट्रांसफ़र फ्रॉम पी, तो पी का गुड्स एस के पास कितना है? 18,000। क्यू के पास कितना है? 14,000। तो स्टॉक रिजर्व फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, हाँ, स्टॉक हेल्ड बाई पी, क्यू और आर, दो, सॉरी क्या नाम है, पी, एस एंड क्यू। हाँ, पी के पास खुद का स्टॉक तो हो नहीं सकता। हाँ, स्टॉक हेल्ड बाई पी, ठीक है। तो पी के पास पी का खुद का स्टॉक नहीं होगा। हाँ, पी के पास एस का जो स्टॉक है, हाँ, उस पे स्टॉक रिजर्व कौन बनाएगा? एस बनाएगा। ओके, हाँ,
एक मिनट, थोड़ा ऐसा नहीं लिखना पड़ेगा, वर्डिंग चेंज करनी पड़ेगी। हाँ नहीं ठीक है ना, स्टॉक हेल्ड बाई पी एस एंड क्यू। हाँ, एस के पास जो पी का स्टॉक है, स्टॉक हेल्ड बाई एस, एस के पास स्टॉक पड़ा है किसका, पी का, उस पर स्टॉक रिजर्व कौन बना देगा, पी। हाँ तो ये तो नॉट एप्लीकेबल हो गया। एस का खुद के पास में कुछ होगा नहीं, और क्यू का खुद के पास कुछ होगा नहीं। हाँ, पी का स्टॉक एस के पास कितना है भाई, 18,000। क्या रेट से जोड़ा था भाई उसने, 25% कॉस्ट का था, तो 25/125 कर दूँ। हाँ, क्यू के पास पी का स्टॉक कितना है, 14,000। क्या प्रॉफिट जुड़ा हुआ था, 15/115। तो देखिए, स्टॉक हेल्ड बाई एस, हाँ, ट्रांसफर्ड फ्रॉम पी। तो एस के पास जो पी का स्टॉक पड़ा है उस पर स्टॉक रिजर्व कौन बनाएगा, पी। क्यू के पास जो पी का स्टॉक रिजर्व पड़ा है उस पर स्टॉक रिजर्व कौन बनाएगा, वापस से पी। तो देखिए, ट्रांसफ़र फ्रॉम पी जो था, तो एस के पास जो 18,000 है, क्यू के पास जो 14,000 है, आप कहेंगे वो पी के लिए अनरियलाइज प्रॉफिट है। निकालो भाई, 3,600, 1826। तो ये हमारा क्या आ जाएगा भाई, करेक्ट प्रॉफिट। अब चलिए एस में चलते हैं। एस के पास स्टॉक, ठीक है, हाँ, जो पी से आया है 48,000, हाँ, उस पर क्या जोड़ा है भाई, सीधा 20% ही है, 9,600। हाँ, एस के पास, एस का स्टॉक जो क्यू के पास पड़ा है 30, हाँ, उस पर 30%, 11,400। हाँ जी, अब क्यू की बात करें। क्यू का गुड्स जो पी के पास पड़ा है, हेल्ड बाई पी बट सोल्ड बाई क्यू, तो क्यू ने पी को कितने का माल बेचा है भाई, 12,000 का। ये स्टॉक 12,000 का पी के पास पड़ा है, बेचा किसने था, क्यू ने। तो स्टॉक रिजर्व कौन बनाएगा, क्यू। हाँ, किस रेट से, 20/120, 2,000। हाँ, देन क्यू ने जो एस को बेचा, और एस के पास कितना पड़ा है, 8,000। तो 8,000 इंटू क्या रेट है, 10/110, 727। और ये तो क्यू के पास खुद का स्टॉक होगा नहीं, ओके। तो क्यू ने जो माल बेचा, हाँ, वो किस किस के पास पड़ा है, एक एस के पास और एक पी के पास। तो स्टॉक रिजर्व इस तरह से सारे बन जाएंगे। हाँ, तो 1,00,000 में से ये दोनों माइनस करिए तो ये आ जाएगा करेक्ट प्रॉफिट बिफोर कमीशन। हाँ, कितना, 94,574, 45,667, 47,273। Now manager's commission at the rate 10%, 9457, 4567, 4727। तो फाइनल नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन आ जाएगा। अभी अभी पिछले 4 अटेम्प्ट में 2 एक बार क्वेश्चन आ गया है। हाँ भाई, इसमें गड़बड़ यही होती है कि इधर का उधर हो गया, मतलब कैलकुलेशन मिस्टेक बोलो। पी ने एस को कॉस्ट पे 25% जोड़ के दिया, तो एस के पास 18,000 का गुड्स पड़ा है। बताओ ये कॉस्ट है कि सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस है, तो इस पे जीपी रेट क्या लगाऊंगा, ठीक है।
हाँ, तो अपन ने लिखा है स्टॉक हेल्ड बाई पी, और यहाँ पे आ गया सोल्ड बाई, एस ने बेचा, पी के पास कितना है, क्यू ने बेचा, पी के पास कितना है, और स्टॉक हेल्ड बाई एस, एस के पास जो माल पड़ा है जो पी ने और क्यू ने बेचा, क्यू के पास जो गुड्स पड़ा है जो पी ने और एस ने बेचा। तो एक तरह से प्रैक्टिकली स्टॉक रिजर्व सेलर बनाएगा, क्योंकि प्रॉफिट कमाया किसने था, उसने, तो इसलिए अनरियलाइज प्रॉफिट भी किसका है, उसका। हाँ जी, पहले में क्या किया अपन ने, तो वही किया है अपन ने, आप देख लो क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में। ट्रांसफ़र फ्रॉम पी, पी से जो गुड्स आया और किसके पास पड़ा है, एस के पास, एस के पास कितने का पड़ा है, 18,000 का, ये एस के पास स्टॉक है, इस पे जीपी रेट किसकी लगाऊंगा, पी की, पी की लगाई कि नहीं, देख लो, पी ने एस को कितना प्रॉफिट जोड़ के दिया है, 25, तो मैंने यही लगाया 25/125, तो यही लिखा है ना, स्टॉक हेल्ड बाई एस, एस के पास है, बेचा किसने, पी ने, क्यू के पास गुड्स है, किसने बेचा, पी ने, तो जीपी रेट किसकी लगा रहा हूँ मैं, पी की। अब ये जीपी रेट तो पी की लगा रहा हूँ मैं, ये भी जीपी रेट किसकी है, पी की, ये भी किसकी है, पी की। अब ये अनरियलाइज स्टॉक रिजर्व आ गया। अब ये स्टॉक रिजर्व क्वेश्चन ही आता है, हम तो कंसोलिडेटेड पीएनएल में से ही माइनस करते हैं, लॉजिक बीइंग डिपार्टमेंट तो यही कहेगा हमने तो प्रॉफिट कमा लिया, पर ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उस डिपार्टमेंट के प्रॉफिट का कैलकुलेशन कैसे करना है, अनरियलाइज प्रॉफिट को माइनस करके। तो अब पॉइंट ये है कि ये जो प्रॉफिट अभी तक अर्न नहीं हुआ वो मैं एस और क्यू में से माइनस करूं कि पी में से माइनस करूं, तो आप कहेंगे ये प्रॉफिट जो था, ये प्रॉफिट कमाया किसने, पी ने, तो इसलिए किस में से माइनस होगा भाई। अगर पी का मुझे रियल प्रॉफिट निकालना है, सीधा सीधा ये कहूँ, पी ने जो बाज़ार में माल बेचा है उससे कितनी कमाई हुई, तो आप कहेंगे ये तो कमाई क्या हुई है, विद इन द होम है, तो आउटसाइड वाली कमाई कितनी होगी, जो अंदर वाला अनरियलाइज प्रॉफिट एलिमिनेट कर दो। तो इसलिए अपन जीपी रेट तो जो एस के पास गुड्स है उस पर एस की जीपी रेट थोड़ी लगा रहे हैं, पी की लगा रहे हैं, पर वो प्रॉफिट माइनस किस में से करूँ, इसमें से। फिर यहाँ पे आए एस के पास, ये गुड्स कौन सा है, ठीक है, हाँ, हेल्ड बाई पी, मतलब पी के पास ये गुड्स पड़ा है, देखो हेल्ड बाई पी में, पी वाले कॉलम में उसके पास एस का गुड्स, ट्रांसफर फ्रॉम एस, मतलब ये तो है कौन, तीनों सेलर्स, ये कौन है, बायर्स। तो एस ने माल बेचा किसको, पी को, ये गुड्स किसके पास पड़ा है, पी के पास, जीपी रेट किसकी लगाऊंगा, एस की, देख लो एस की लगाई कि नहीं लगाई, एस ने पी को कितना जोड़ के बेचा, 20%। फिर एस ने माल बेचा है क्यू को, ठीक है, क्यू के पास स्टॉक पड़ा है, जीपी रेट किसकी लगाई, एस की, जो एस ने जीपी रेट जोड़ी है, ठीक है भाई। ये सब तो क्या हो गए, बायर हो गए, ये खरीदार के पास माल पड़ा है और इस पे जीपी रेट अपन किसकी लगा रहे हैं, सेलर की। तो जब मैं पी के प्रॉफिट में से माइनस कर रहा हूँ, पी ने जो जो कमाई करी वो माइनस कर रहा हूँ, हाँ, माल किसके पास पड़ा है, एस, और इसीलिए कहा ना पी सेलर और पी खुद तो बायर हो नहीं सकता, एस सेलर और खुद तो बायर हो नहीं सकता, एस सेलर है तो बायर कौन होगा, पी और क्यू, ठीक है। हाँ भाई, चलिए हो गया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। X Limited has 3 departments A, B, C. From the particulars given below, compute value of stock as on 31st December 19 and departmental results. तो एक तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकाल लो और एक डिपार्टमेंट का प्रॉफिट निकाल लो। स्टॉक 1/1/2019 परचेजेस एक्चुअल सेल्स जीपी ऑन नॉर्मल सेलिंग प्राइस। तो आप कहीं फिर तो ये इंश्योरेंस क्लेम वाला चैप्टर हो गया। ओपनिंग स्टॉक है, परचेज है, सेल है, जीपी रेट है, क्लोजिंग स्टॉक निकालना है।
पर ये जीपी रेट जो है वो किस पे दी है भाई, नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे। अब क्या लोचा है देखो, ड्यूरिंग द ईयर सर्टेन आइटम्स वर सोल्ड एट डिस्काउंट, मतलब एबनॉर्मल, एंड दीज डिस्काउंट्स वर रिफ्लेक्टेड इन वैल्यू ऑफ सेल्स शोन अबव। तो ऊपर जो एक्चुअल सेल दी हुई है उसमें कुछ प्रोडक्ट जो डिस्काउंट पे बेचे हैं वो भी है, और उसकी डिटेल क्या है, द आइटम सोल्ड एट डिस्काउंट वर, हाँ ए बी सी में सेल्स एट नॉर्मल 10,000 3,000 1,000 रुपये होती है, पर हमने उसको बेचा कितने में, 7,500 2,400 और 600। तो कितना सेलिंग प्राइस कम किया वो क्वेश्चन ने आपको दे दिया है। हाँ भाई 3 डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ए बी सी, तीनों का प्रॉफिट निकालना है, तीनों का क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। डिस्काउंट सेल में ऐड कर दें तो फिर ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनेगा यूँ, फिर तो ट्रेडिंग अकाउंट में सेल्स ही गलत दिखेगी। तो नॉर्मल एबनॉर्मल अलग कर दें इंश्योरेंस क्लेम की तरह। तो कोई छोटा जिला सोचो भाई। मेरे हिसाब से आइडिया तो आ ही रहा है आपको कि हाँ हम क्या कर सकते हैं। तो एक तो तरीका है अपने इंश्योरेंस क्लेम वाले चैप्टर का, जैसे मैं डिपार्टमेंट ए फर्स्ट डिपार्टमेंट की बात करूं, ओके। हाँ जी, अगर डिपार्टमेंट ए की बात करूं, ट्रेडिंग अकाउंट, हाँ ओपनिंग स्टॉक कितना है भाई, 24,000, परचेज 1 लाख, सेल्स 172,500, ये टोटल है। चलिए एबनॉर्मल अलग कर दूं, नॉर्मल अलग कर दूं। एबनॉर्मल वाली सेल इसमें कितनी जुड़ी हुई है भाई, 10,000 वाली बेची तो 7.5 में ही थी, यानी कि एबनॉर्मल इसमें कितना जुड़ा हुआ है, कुछ याद आ रहा है वो चैप्टर। जब भी अलग करना हो कौन सी वैल्यू काम आएगी, जिस वैल्यू पे जुड़ी हुई है, सेल में से सेल वैल्यू, परचेज में से परचेज वैल्यू। तो 7,500 रुपये आप कहेंगे एबनॉर्मल वाली है, तो नॉर्मल वाली 165। अच्छा इधर से अलग किया तो इधर भी मुझे एबनॉर्मल नॉर्मल अलग करना पड़ेगा। अच्छा कुछ नहीं कह रखा होता तो अपन परचेज में से ही मानते हैं। हाँ 146 में ये वाला गुड्स कितने पे जुड़ा हुआ होगा, 10,000। 10,000 तो उसकी सेल वैल्यू है, जीपी रेट भी है कितनी, 20%। तो अगर किसी प्रोडक्ट की नॉर्मल सेलिंग प्राइस 10,000 है, जीपी रेट 20% है, तो 2,000 जीपी हुआ, तो उसकी कॉस्ट 8,000। अच्छा इसकी एक्चुअल सेलिंग प्राइस हो गई 7,500, मतलब ये वाले प्रोडक्ट में प्रॉफिट नहीं, क्या हुआ, लॉस हुआ। पर जो भी है परचेज में से कितना अलग होएगा, 8,000, 138, ठीक है। आप जीपी की बात करें, हाँ 1,65,000 पे तो 20% ले ही लेंगे, कितना 33,000। तो क्लोजिंग स्टॉक नॉर्मल वाला बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। अच्छा नॉर्मल ही है, एबनॉर्मल तो वैसे भी कुछ नहीं, क्योंकि एबनॉर्मल वाला तो जितना ख़रीदा वो सारा ही क्या कर दिया, बेच दिया। तो एबनॉर्मल इज़ एनीवेज नील, 30,000, ठीक है। हाँ पर ये तो अभी डिपार्टमेंट ए हुआ, फिर बी, फिर सी बी। हाँ एबनॉर्मल को क्या करूँ अब, थोड़ा सा मतलब देखिए ये बिल्कुल सही है, कोई तकलीफ़ नहीं है, नंबर पूरे मिलेंगे। पर अब और तरीका क्या लगा सकते हैं अपन, तो वो सोचें। एक ही डिपार्टमेंट होता तो पहुँचा था, 3 है, 3 बार। अच्छा ये नहीं कि अपन कॉलम और कर देते हैं, 9 कॉलम डेबिट में, 9 कॉलम क्रेडिट में, ठीक है। हाँ तो वो पॉसिबल नहीं है। हाँ ये तो समझ में आ गया भाई, या नहीं आया, याद आ गया ये इंश्योरेंस क्लेम में, ठीक है भाई। अपने एबनॉर्मल अलग अलग ही कर दिया कि ये जो माल खरीदा इसको अलग कर दो। तो देखिए ये वाला जो कॉलम है इसमें ये भी नॉर्मल, ये भी नॉर्मल, ये भी नॉर्मल, तो ये भी कौन सा आएगा, नॉर्मल। और एबनॉर्मल स्टॉक है नहीं, क्योंकि जो खरीदा था वो सारा ही बेच दिया, इसमें ग्रॉस लॉस हो गया कितने का, 500 रुपये का। अब
एक दूसरी टेक्निक सुनो भाई। अपन ने एक्चुअल में 172,500 में गुड्स बेचा, और उसमें एक ये वाले प्रोडक्ट का पंगा हुआ कि ये 10,000 वाला कितने में बेच दिया, 7,500 में। अगर इसको मैं रिड्यूस नहीं करता तो मेरी सेल्स 2,500 रुपये ज़्यादा होती। कितनी? 1,75,000 होती। ओके, तो फिर इस पे कमाई भी 20% से 35,000 होती। ठीक है, पर अब जितनी मैं सेलिंग प्राइस कम करता हूँ उतना ही मेरा प्रॉफिट भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। पता है आपको? अब आप कोई चीज़ 10 में ख़रीद के 15 में बेचते हो, प्रॉफिट कितना है? 14 कर दोगे तो जितना 1 रुपये से सेलिंग प्राइस कम हुई, प्रॉफिट भी 1 रुपये से कम होगा। और 1 रुपया कम कर दो, 13 कर दो, तो सेल 1 से कम होगी, प्रॉफिट भी 1 से कम होगा। अब आप इसको 9 रुपये में बेचना शुरू कर दो। आपने कहा 15 का 9 कर दिया मैंने, सेलिंग प्राइस कितने से कम करी? 6 रुपये से। प्रॉफिट भी कितने से कम होगा? 6 रुपये से कम होगा। क्यों? पहले 5 था, अब 1 रुपया लॉस हो जाएगा। तो जितनी हम सेल्स कम करते हैं, जितनी सेलिंग प्राइस कम करते हैं, बी वेरी क्लियर, आपका प्रॉफिट भी उतना ही कम होता है। तो ये तो मेरा नॉर्मल जीपी आने वाला था। एक्चुअल जीपी कितना आएगा? तो आप कहीं मेरे तो 33 आया ना, ये तो नॉर्मल वाला 33 था, ये 500 का लॉस भी था, देख लीजिए 32,500। तो अब मेरे पास प्रॉफिट आ गया ये। अब मैं एक सिंगल कॉलम वाला ट्रेडिंग अकाउंट बना सकता हूँ। ओपनिंग स्टॉक 24,000, परचेज 146, जीपी 32,500, सेल्स 1, सब कुछ एक्चुअल लिखा है मैंने। अब क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर निकालो। आ गया, वही चाहिए अपने को। तो 3 कॉलम की ज़रूरत नहीं है। पहले एक वर्किंग नोट ज़रूर बनाना पड़ेगा। कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल ग्रॉस प्रॉफिट। एक्चुअल सेल में डिक्रीज़ इन प्राइस जोड़ो, या इंक्रीज़ इन प्राइस हो तो माइनस कर दो। जीपी रेट लगाओ, नॉर्मल जीपी आ जाएगा, और उसमें इंक्रीज़ डिक्रीज़ इन प्राइस का जो इफेक्ट था वो एडजस्ट कर दो, आपका एक्चुअल ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। और एक बार आपके पास एक्चुअल ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, एक्चुअल सेल है ही है, परचेज है ही है, क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर अपने आप आ जाएगा। अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर? हाँ, आप कहीं फिर तो उधर भी वही टेक्निक लगा देते, इजी होता ना। उस चैप्टर में क्या था, प्रीवियस ईयर में जीपी रेट निकालने का काम भी अपने जिम्मे था। तो वही नहीं हो तो इकट्ठा करके निकाल क्या लोगे? तो वहाँ तो अलग अलग करने के अलावा कोई इलाज ही नहीं था। यहाँ पर आप कहेंगे चलो ये पॉसिबिलिटी है। क्लियर? शुरू करो वर्किंग नोट। कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल ग्रॉस प्रॉफिट। कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल ग्रॉस प्रॉफिट। पर्टिकुलर्स डिपार्टमेंट ABC। Actual sales 172,500, 159,400। ठीक है? Add decrease in selling price. So first product 2,500, second, third। हाँ, तो ये मेरी क्या आ जाएगी भाई? नॉर्मल सेल्स वैल्यू। तो अगर डिक्रीज़ नहीं होता तो मेरी सेल्स 1,75,000, 1,60,000, 74,400। ठीक है भाई? हाँ, नॉर्मल जीपी रेट 20%, 25%,
एंड 1/3, तो ये आ जाएगा आपका नॉर्मल जीपी। नॉर्मल मतलब अगर सेलिंग प्राइस में कुछ गड़बड़ नहीं होती तो सेल हमारी ये होती है, उस पे ये रेट से मेरी प्रॉफिट कितना हो जाता भाई, 35,000, 40,000, 24 लेस डिक्रीज ड्यू टू डिक्रीज इन सेलिंग प्राइस। आप जीपी में जितनी सेलिंग प्राइस कम करी उतना ही आपका एक्चुअल जीपी भी क्या होगा, कम होएगा। तो ये हमारी आ गई एक्चुअल ग्रॉस प्रॉफिट 32,500, 39,400, 24,400। Yes, so it's done. हाँ फिर शुरू करो भाई। वर्किंग नोट हुआ ना ये तो। डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट्स। ओपनिंग स्टॉक है, परचेज है, सेल है, जीपी है, क्लोजिंग स्टॉक, बैलेंसिंग फिगर। आज करते हैं अभी फाइनल, इस संडे को ले लें, इस संडे को, संडे से पहले ही बताऊंगा। नहीं मिली आपकी कॉपी वापस? ये तो करूंगा ही नहीं, अब तो उसने क्या ही दिया है होती ही नहीं, फिर क्यों करूँगा। इस बार पेपर ही ऐसा दूंगा चेक करने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी, सबकी खाली होगी तो चेक क्या करूँ। सबके ले लूँ, मेरे क्या है। हाँ भाई हो गया, ट्रेडिंग काउंट कंप्लीटेड, क्लोजिंग स्टॉक आ गया। फिनिश्ड। होमवर्क में क्वेश्चन दिया था, हाँ 2 थे, 5th और 6th। हाँ क्लोजिंग स्टॉक कितना कितना आया भाई इसमें? है जी 30,000, 40,000, 10,400। ठीक है। हाँ प्रैक्टिस असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर 5।
आपको ओपनिंग स्टॉक दिया है, परचेज दिया है, सेल्स दिया है, फिर जनरल एक्सपेंस 1,25,000, अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन। क्लोजिंग स्टॉक डिपार्टमेंट ए का 1,00,000 रुपये का है, इंक्लूडिंग गुड्स फ्रॉम बी 20,000 एट कॉस्ट टू डिपार्टमेंट ए। हाँ, ए के पास बी का गुड्स पड़ा है जिसकी ए की कॉस्ट इतनी है, मतलब खरीदने वाले की कॉस्ट, मतलब बेचने वाले की तो सेलिंग प्राइस ही होगी, स्टॉक रिजर्व बनाएंगे। सेम वे बी के पास 2,00,000 का गुड्स है, जो उसमें से ए वाला 30,000 का है एट कॉस्ट टू बी, खरीदने वाले की कॉस्ट, मतलब बेचने वाले की सेलिंग प्राइस, स्टॉक रिजर्व बनेगा। ओपनिंग स्टॉक ऑफ ए एंड बी इंक्लूड्स गुड्स ऑफ 10,000 15,000 टेकन फ्रॉम बी एंड ए एट कॉस्ट टू, अंडरलाइन करेगा, ट्रांसफरी, मतलब खरीदने वाले की कॉस्ट, मतलब ओपनिंग पे भी बनेगा, क्लोजिंग पे भी बनेगा। उससे पिछला वाला जो क्वेश्चन था ना, फोर्थ, उसमें ओपनिंग में ट्रांसफरी के बजाय ट्रांसफरर कर दिया, तो इसलिए ओपनिंग पे बनाने की ज़रूरत नहीं थी, इसमें दोनों पे बनाना है। हाँ बताओ भाई, डिपार्टमेंट ए डिपार्टमेंट बी, जीपी रेट, जीपी कितना कितना आया? जीपी रेट 40 एंड, हाँ, ओपनिंग स्टॉक रिजर्व डिपार्टमेंट ए के पास जो गुड्स पड़ा है 5 एंड ये 6 है, और क्लोजिंग 10 एंड 12,000, ठीक है। तो कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 10 लाख, ठीक है भाई। हाँ, कोई डाउट्स किसी को? क्या हुआ, लगा रहे कि नहीं? हाँ, उसके आज 6 क्वेश्चन, 6 तो वही था जो अपन ने क्लास में किया था, बस वैल्यूज थोड़ी सी चेंज की हुई थी। सो इन्फॉर्मेशन दी है, फिर एक दूसरे को क्या माल इधर उधर दिया है। यू आर इन्फॉर्म परचेज गुड्स ट्रांसफर्ड म्यूचुअली एट डिपार्टमेंटल परचेज कॉस्ट, यानी कि उसमें कोई प्रॉफिट नहीं है। फिनिश गुड्स एट मार्केट प्राइस एंड 20% ऑफ फिनिश स्टॉक क्लोजिंग रिप्रेजेंट्स फिनिश गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट। तो एब्सोल्युटली सेम क्वेश्चन जो अपन ने क्लास वाला किया था, बस वैल्यूज़ अलग अलग हैं। हाँ भाई, जीपी बताओ कितना कितना आया? हाँ जी, जीपी रेट 22 पॉइंट, इसमें वो सेल में सिर्फ वही लिया है ना, सेल्स में देखिए 38,500 डिवाइडेड बाय एक्सटर्नल सेल कितनी है? 1 लाख, प्लस फिनिश गुड्स जो नेट ट्रांसफ़र हुआ कितना? 28,000, सेल माइनस रिटर्न। जैसे डिपार्टमेंट ए ने बी को कितने का माल बेचा है भाई? 35,000 का, उसमें से बी ने वापस 7,000 का रिटर्न कर दिया, 28, तो उसी से जीपी रेट निकलेगी कितनी? 9, और इधर 3%, ठीक है। हाँ, फिर स्टॉक रिजर्व बनाना है। हाँ बोलिए भाई, 1,555,64, ठीक है। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 82,304, ठीक है। हाँ भाई, कोई डाउट्स किसी को? हाँ, 7th क्वेश्चन होमवर्क में लिख लो। ये अभी जो अपन ने किया था ना PSQ वाला, हाँ, उसमें थोड़ी सी रेमुनरेशन वगैरह भी निकालना था, इसमें सिर्फ स्टॉक रिजर्व ही निकालना है। हाँ, याद रखिएगा, ट्रांसफ़र फ्रॉम ए, मतलब ए ने जो माल बेचा वो बी के पास इतना है, सी के पास इतना है, तो बी और सी के पास गुड्स पड़ा है, उस पर प्रॉफिट किसने जोड़ा है? ए ने। जीपी रेट किसके काम आएगी? ए वाली। सेम वे बाकी थे सबके लिए। फिर 8th क्वेश्चन, हाँ, ये अभी जो अपन ने वो कंबाइंड परचेज कॉस्ट वाला जीपी रेट निकालने का किया था ना, जितना माल खरीदा, तो देखिए व्हाट दे गिवन। ZS 3 डिपार्टमेंट सबमिट्स फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, परचेज यूनिट्स दे दिए, उनकी कंबाइंड परचेज कॉस्ट दे दी, सेल्स यूनिट, सेलिंग प्राइस, क्लोजिंग स्टॉक इन यूनिट्स। हाँ जी, तो सेलिंग प्राइस है सबकी 40, 45, 50,
You are required to prepare trading account assuming rate of gross profit on sales is uniform. हाँ, सेल करने का वही तरीका. टोटल परचेज कॉस्ट कितनी है? 6 लाख रुपए. इसी की सेल वैल्यू जीपी रेट आ जाएगी. हाँ, इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी दे दी, परचेज की क्वांटिटी है, सेल की क्वांटिटी है, ओपनिंग स्टॉक की क्वांटिटी बैलेंसिंग फिगर आएगी. ओके, और नहीं भी भले ही आप चाहो तो ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू ही सीधा बैलेंसिंग फिगर लिख लो. वैसे क्वांटिटी आ जाएगी, रेट सबकी आ जाएगी, वैसे ही सॉल्व हो जाएगा. ठीक है भाई, चलो जी. तो ये छोटा सा चैप्टर अपना कंप्लीट हुआ.